कल क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है ना, अग्रविनत और पश्चविनत, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था ग्राफ के माध्यम से कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब करंट फ्लो करती है। ये भैया मेरा मार्कर है जो मैं लेके वहाँ गया था ATS सर, ये कंपनी, इस कंपनी का मार्कर बांधा मैंने नहीं सर, आप ही का है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया था, VF, यहाँ पर I F, यहाँ पर VR और नीचे क्या था IR। मतलब ये फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस की करंट, तो हमने देखा था कुछ समय तक करंट फ्लो नहीं करती है, फिर अचानक से क्या हो जाती है, करंट फ्लो करने लगती है। इस वोल्टेज को क्या बोलते थे हम लोग, V वोल्टेज, याद है। रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करती थी, उसके बाद अचानक से जब क्या हो जाता था, ब्रेक डाउन, इसको क्या बोलते थे हम लोग, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जब पीएन जंक्शन डायोड का जब रिवर्स बायस में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन, रिवर्स बायस में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन, तो इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, बोलते हैं एवलांच रंजन। जिस वोल्टेज पर ये हो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता था तो करंट फ्लो नहीं करती थी, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए वो रिवर्स बायस उसका काम करता था। फॉरवर्ड बायस का जैसे जैसे रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते थे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी मतलब जो कम थे, कम का मतलब कि पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन थे और एन टाइप में जो होल्स थे उनको एनर्जी मिलती है और वो कुछ समय बाद क्या कर देते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं लगभग कितने वोल्टेज पर, 100 से 150। तो ये वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जबकि इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम। इसके कंपेयर में देखिए ये वोल्टेज क्या है, बहुत ज़्यादा। इतने वोल्टेज पर आने पर डिवाइस क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, इसलिए ब्रेक डाउन नहीं कराते हैं, ब्रेक डाउन से बचाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके बाद एक डायोड पढ़ना है आपको, जैसे अभी आपने पीएन जंक्शन पढ़ा वैसे ही पढ़ना है जेनर। एक दूसरा डायोड है जिसका नाम है जेनर। तो ये डायोड शब्द का मतलब ये होता है जिसके दो सिरे हो। इसी तरह होता है ट्रायोड, इसके क्या हो, 3 सिरे हो। तो यहाँ पर एक पी है और एक क्या है, एन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायोड। इसके बाद देखिए इस तरह पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरह बनाते हैं, एक इसका सिरा ये है, एक सिरा ये है। जो ये ट्रायंगल वाला सिरा है ये पी होता है और जो ये लाइन होती है ये होता है एन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है जेनर डायोड। इसको हम लोग बनाते हैं इसी तरह, पहले बना दीजिए और फिर यहाँ पर जेड बना लीजिए इस तरह। ये किसका सिंबल है, जेनर डायोड का। ये भी सिलिकॉन या जर्मेनियम से ही बनाया जाता है। इसमें केवल एक ही नई चीज़ है, वो ये है, ये हैवीली डोप्ड होता है, मतलब अशुद्धि बहुत अधिक मिलाई जाती है। अशुद्धि बहुत अधिक मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन मिलते थे या क्या मिलते थे, होल्स मिलते थे। अशुद्धि जब बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स भी क्या मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा। देखिए फॉरवर्ड बायस में ये उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। हम लोग को दिक्कत कहाँ रही थी, रिवर्स बायस में, कि अगर रिवर्स बायस में करंट चाहिए तो 100 से 150 वोल्ट तक क्या लगाना पड़ता था, वोल्टेज लगाना पड़ता था, तब जाके काम होता था। और इतना वोल्टेज लगाने पर डिवाइस ख़राब हो जाती थी। तो फॉरवर्ड बायस में तो इसी तरह काम करता है। इसका यूज किस में है, रिवर्स बायस में। किसमें यूज करते हैं, यूज्ड इन रिवर्स बायस। इसका मतलब ये नहीं कि फॉरवर्ड में काम नहीं करता, फॉरवर्ड में वैसा ही काम करता है जैसा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड करता है।
अब देखो इसमें रिवर्स बायस में होता क्या है, जैसे अगर हम इसको यहाँ बनाएं, ये मान लीजिए आपका पी है ये। अब देखिए होता यहाँ पर ये है कि जब आप डोपिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो डोपिंग बहुत ज़्यादा करने से जो यहाँ पर अवक्षय परत बन रही थी, डिप्लेशन लेयर, वो बहुत छोटी हो जाती है। जो पहले इतनी चौड़ी थी वो अब क्या हो जाती है, बहुत छोटी। अब देखो अवक्षय परत छोटी होने से होगा क्या, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ के जो क्या थे कोटर, उनके लिए किस तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस की तरह। तो पिछली बार क्योंकि अवक्षय परत क्या थी, बहुत मोटी थी, इसलिए उसको तोड़ने में क्या लगता था, समय लगता था। लेकिन इस बार क्या है, बहुत पतली है तो आसानी से टूट जाते हैं। काम वही हो रहा है, आसानी से टूट जाने का मतलब क्या है कि कम वोल्टेज पर क्या हो जाएगा, आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जेनर का ब्रेकडाउन जो है, जेनर ब्रेकडाउन, जैसे वहाँ पर उसको क्या बोलते थे, एवलांचे ब्रेकडाउन, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन। ये हो जाता है आपका 10 से 15 वोल्ट पर, ही 10 से 15 वोल्ट पर। और इसको क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर जेनर डायोड क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, जेनर वोल्टेज। अब देखिए जरा ग्राफ देख लीजिए इस टाइप में, ये क्या था आपका V फॉरवर्ड, ये क्या था I फॉरवर्ड, ये था V रिवर्स और ये था I रिवर्स। अब देखो फॉरवर्ड बायस में वैसा ही बनेगा जिस तरह बन रहा था। रिवर्स बायस में क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज VZ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन। अब देखिए जेनर डायोड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सबसे मेन चीज़ क्या है, इसका यूज। जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। घरों में हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते हैं। टीवी में लगा देते हैं, एसी में लगा देते हैं, फ्रिज में लगा देते हैं, कूलर में लगा देते हैं। उसमें क्या लगा होता है, जेनर डायोड। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है, या वोल्टेज स्टेबलाइजर का, हाई वोल्टेज आए तो कम कर दे, कम आए तो क्या कर दे, ज़्यादा कर दे, ठीक है ना। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आपने कभी स्टेबलाइजर देखा तो उसमें लिखा रहता है कि 160 से लेकर 350 या 400 तक काम करेगा। नॉर्मली हम लोग को कितना चाहिए होता है, 220, है ना। अब मान लो अगर 300 आ गया तो उसको कम करके 220 कर देगा। 350 आ गया तो कितना कर देगा, 220 कर देगा। 180 मिल रहा है तो बढ़ा कर कितना कर देगा, 220 कर देगा। जो और अच्छे महंगे स्टेबलाइजर आते हैं उनकी रेंज और ज़्यादा होती है, 150 से लेकर 450 तक, 500 तक। मतलब कितना भी कम वोल्टेज आएगा वो आपके टीवी पंखा चलाता रहेगा। क्या लगा होता है, जेनर डायोड। इसी का पूरा खेल है। कैसे खेल है जरा ध्यान समझिएगा। ये क्या है, करंट, और ये क्या है, वोल्टेज, ठीक है।
अब हमें क्या चाहिए कि हमारा जो वोल्टेज है, जो हमारी टीवी चल रही है, जो कुछ चल रहा है, उसको जो वोल्टेज मिले वो कैसा मिले, कांस्टेंट मिलता रहे। कितना मिलता रहे, जितना उसको चाहिए, 220 230 जितना उसको मिलता रहे। ऊपर से जो वोल्टेज आ रहा है घर में वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब यहाँ से आप साफ देख सकते हैं, तो ग्राफ से इसको समझ सकते हैं, दूसरा इसको सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं, दोनों तरीके हैं। देखिए जब करंट की वैल्यू ये है, ठीक है, जब करंट की वैल्यू ये है तब वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। देखिए ये करंट की वैल्यू ये है और वोल्टेज की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है कि नहीं। अच्छा करंट को कुछ कम कर दीजिए, करंट कम हो गई, अभी भी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, इतनी ही है। करंट को ज़्यादा कर दीजिए, अभी भी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। मतलब एक बार अगर जेनर डायोड का ब्रेक डाउन हो गया, जेनर डायोड का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके बाद करंट की वैल्यू चाहे कितनी भी कम ज़्यादा हो, जो वोल्टेज है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, जेनर डायोड के। ठीक है, करते क्या है हम लोग जब इसको यूज़ करना होता है, चलिए देखिए ध्यान से, ये वो सप्लाई है जो आपके डिवाइस पर आ रही है बाहर से, बाहर का मतलब जो आपके घरों में लाइनें बिछी हुई हैं। ठीक है, ये वो है जिसको आपको चलाना है, जिसको आपको चलाना है। तो इसका एक सिरा आपने एक सिरे से जोड़ दिया, जैसे मान लो प्लग लगाते हैं ना, देखो एक इस वाले सिरे से जुड़ गया, एक इस वाले सिरे से जुड़ गया, इसको हमको चलाना है। हम चाहते हैं कि यहाँ का वोल्टेज कुछ भी हो, वोल्टेज कुछ भी होने का मतलब क्या है कि यहाँ की करंट कुछ भी हो, लेकिन जो इसका वोल्टेज है इसमें कोई भी फर्क ना पड़े, इसके वोल्टेज में कोई फर्क ना पड़े, ना ही इसकी करंट में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, हमारा टास्क ये है। हमने इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, एक जेनर डायोड। जेनर डायोड किसमें कनेक्ट किया है, देखिए रिवर्स बायस। इसका पी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और इसका एन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। ये जो ट्राइंगल होता है क्या होता है, पी, तो पी देखिए किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और एन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, यानी कि ये किसमें है, रिवर्स बायस में है। अब देखिए करंट की वैल्यू यहाँ से चाहे जितनी कम ज़्यादा हो, देखो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है, आई जेड, और इसमें जो करंट जा रही है कितनी है, आई एल। एल फॉर लोड, लोड उसे बोलते हैं जिसको आप चला रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या आएगी, आई, और यहाँ दो पार्ट हो गए इसके आई के, तो आई जेड प्लस कितना हो गया, आई एल। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आई जेड की वैल्यू अपने आप को चाहे कितना भी कम ज़्यादा करे, कितना भी कम ज़्यादा करे, इसके वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब ये अपनी वैल्यू को घटा बढ़ा कुछ भी सकती है, वोल्टेज चेंज नहीं होने देगी। अब मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज आपका ज़्यादा हुआ, यहाँ से वोल्टेज क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो यहाँ की करंट क्या होगी, ज़्यादा। अब यहाँ से करंट ज़्यादा आ गई, अब अगर यहाँ से करंट ज़्यादा आई तो सीधी सी बात है यहाँ भी ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कि ज़्यादा ना जाए, तो ज़्यादा करंट कौन ले जाएगा, ये ज़्यादा करंट ले गया। अब इसकी खास बात ये है कि अगर इसकी करंट ज़्यादा भी हो जाए तो इसका वोल्टेज फिक्स रहता है, कितना रहता है, जितना इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और आप जानते हैं कि जब दो किन्हीं भी दो इनको कंपोनेंट्स को किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में या पैरेलल में, तो वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, बराबर। श्रेणी क्रम में धारा समान, समांतर क्रम में वोल्टेज समान, इसीलिए इनको किसमें जोड़ा है, समांतर में। अब अगर इसका वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसका वोल्टेज भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। करंट अगर कभी कम हो गई, अगर करंट कभी कम हो गई तो ये अपना कम में काम चला लेगा, यहाँ बराबर पहुँचाता रहेगा। देखो आई जेड की वैल्यू अपने आप को इस तरह कम ज़्यादा करेगी, जो आई एल है वो क्या रहे, फिट रहे। अगर यहाँ से आई ज़्यादा आ गई तो ये ज़्यादा आई ले जाएगा अपने में करंट, ये करंट अगर ज़्यादा ले भी जाएगा तब भी इसका वोल्टेज वही रहेगा, और जब तक इसका वोल्टेज फिक्स है तब तक इसका वोल्टेज अपने आप फिक्स रहना है, क्योंकि दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो जिस भी
हम लोगों को उपकरण को चलाना होता है स्टेबलाइजर के माध्यम से, तो क्या लगा देते हैं, जेनर डायोड। तो ये क्या करता रहता है, वोल्टेज को हमेशा क्या करता रहता है, स्टेबलाइज करता रहता है। कम आ रहा है तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा आ रहा है तो कम कर देगा, अपने हिसाब से उसको मैनेज किया रहता है ताकि आपके डिवाइस के पास जो है चीज़ें बराबर से पहुँचती रहे। क्लियर है? रिजल्ट आ गया तुम्हारा? इंटर में थे ना तुम इस साल? इसी साल हुआ है ना? 20 में हुआ था ये सेकंड ईयर। तुम किस क्लास में थे इस साल? हो पढ़ रहे हो इस साल? किस स्कूल में हो? सेंट मैरीज में। आप बायो से? कहाँ से कर रही है? महिला से। हो गया? अच्छा, डायोड का और क्या क्या यूज होता है? तो डायोड का देखिए यूज होता है, डायोड एज ए रेक्टिफायर। अब देखिए अपने पास दो तरह की करंट होती है, एक एसी और एक डीसी होती है कि नहीं? घर में इन्वर्टर लगा रहता है, एक बैटरी होती है और क्या होता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या काम है? वो भी एक काम करता है। इन्वर्टर स्टेबलाइजिंग का काम करता है। इन्वर्टर क्यों लगा रहता है घर में? घर में इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? जो लाइट जाने के बाद बिजली आती रहती है घर में, किसकी वजह से आती है? इन्वर्टर की वजह से, या जो बैटरी लगी रहती है उस बैटरी की वजह से? बैटरी की वजह से। इन्वर्टर इन्वर्टर की क्या होगी, मशीन लगी रहती है ना छोटी सी, इस तरह डीसी चेंज कर देगा। इसको चेंज, आपको घर में जो चाहिए वो क्या चाहिए, एसी की डीसी? एसी चाहिए। तो घर के जितने भी उपकरण हैं, लाइट, पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर, सब किससे चलते हैं? एसी से चलते हैं। और बैटरी के पास कौन सी करंट होती है, डीसी। तो बैटरी के पास डीसी है, चाहिए आपको एसी, तो क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो डीसी को एसी में बदल दे। वो क्या है, इन्वर्टर। जो मशीन रखी रहती है वो क्या करती है, बैटरी की डीसी को किसमें बदल देती है, एसी में, और आपके घर में भेज देती है। इससे आपके सामान सब चलते रहते हैं। अब डीसी को एसी में बदला जा सकता है इन्वर्टर की मदद से, तो एसी को भी डीसी में बदला जा सकता है। इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर
भी आ सकते हैं। तो अगर किसको बदलना हो AC को DC में, तो फिर कौन काम आता है? रेक्टिफायर। कौन काम आता है? रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर को हिंदी में क्या कहते हैं? निष्ठ कारक। निष्ठ कारक। अब देखिए रेक्टिफिकेशन, देखिए इसमें रेक्टिफिकेशन में देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC current to DC। AC करंट के बाद करंट लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि AC में ही एक करंट आ गया है ना, या तो उसको केवल अल्टरनेटिंग करंट लिखिए या केवल AC लिखिए, ठीक है। कन्वर्टिंग AC इंटू DC, क्या है सेंटेंस एक बार से बोलिएगा, क्या लिखा? The process of converting AC हाँ, द into प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। And the device which performs rectification is known as rectifier। स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल नहीं जाते हो? हर्ष नाम है ना? क्यों नहीं जाते भाई? कॉपी मांगते हैं, कोचिंग कहाँ पढ़ते हो? चौहान जी में यहाँ कहाँ पढ़ते हो? वेद सर के मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं ना। क्या हो गया? रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन करे वो क्या हो गई? रेक्टिफायर। नीचे लिखिए रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स। रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर। पहले बात करते हैं किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की। मतलब आपके पास पहले क्या है? कोई AC है जिसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? DC में। चलिए AC बना लेते हैं। कोई ये मान लीजिए कोई क्या है? AC करंट है। AC करंट यही तो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ क्या हो? बदल जाए, और जो पॉजिटिव वेव फ्लो करे और निगेटिव वेव फ्लो करे। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे वाले को निगेटिव हाफ साइकिल। DC करंट क्या होती है? देखिए DC करंट जो बेसिकली जिसको बोलते हैं हम लोग आइडियल DC, ऐसी करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो, ना तो वैल्यू चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, मतलब टाइम बदल रहा है लेकिन करंट क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह की करंट हमको ये रेक्टिफायर नहीं दे पाएगा, ये केवल आधा काम करता है। जो ये करंट दो डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, उसको एक डायरेक्शन में ले आएगा। बाकी का काम करने के लिए आपके पास और भी चीज़ें हैं, बाकी का काम करने के लिए और चीज़ें हैं, उनकी मदद से आप इसको पूरा कन्वर्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं इसको। अब देखिए करते क्या है हम लोग,
ये मान लीजिए आपका क्या है, AC कोई सिग्नल या मतलब इनपुट जो है आपका, यहाँ आपने एक डायोड लगाया हुआ है, ठीक है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर के भी जब ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा तब देखा होगा, यहाँ उसका कोई लेना देना विशेष नहीं है। इस पॉइंट का नाम क्या ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम क्या ले लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, इनपुट ग्राफ, मतलब जो आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, AC, चाहते क्या है, DC। तो जरा आउटपुट ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ है टाइम और यहाँ क्या है, करेंट, ठीक है। अब इनपुट में मान लीजिए क्या है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, कौन सा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। मान लेते हैं इसके लिए A की वैल्यू पॉजिटिव है, B की वैल्यू नेगेटिव। भाई एक बार ये यहाँ पॉजिटिव देगा, यहाँ नेगेटिव देगा, फिर हाफ साइकिल में चेंज कर देगा, जहाँ पॉजिटिव रहता है वहाँ नेगेटिव देने लगेगा, जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव। तो हमने मान लिया कि पहले यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, कोई जरूरी नहीं, आप उल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले हाफ साइकिल के लिए A पॉजिटिव है और B क्या है, नेगेटिव। तो ये डायोड का क्या होता है, P, और ये क्या होता है, N। देखो P किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, N किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। जब P पॉजिटिव और N नेगेटिव से जुड़ा हो तो ये क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। और आपको मालूम है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो देखिए फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो किया, कैसी करंट फ्लो करेगा, जैसी फ्लो हो रही है। तो जैसी यहाँ थी वैसी भी आपने यहाँ बना। किसके लिए है ये, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। टाइम जरा यहाँ देख लीजिए, क्या है, 0, और ये T/2, ये क्या होगा, T होगा, फिर ये क्या होगा, 3T/2, और इस तरह फिर आगे 2T। अब जरा इसके लिए आइए, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे, जो पॉजिटिव था वो क्या हो चुका होगा, नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। P जुड़ा है नेगेटिव से, N जुड़ा है पॉजिटिव से। डायोड किस में है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में डायोड करंट फ्लो नहीं करता। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट कैसे मिलेगी, 0। ये करंट क्या मिलेगा, 0। ये था 0, ये था T/2, और ये क्या था। अब आ जाइए फिर से, ये क्या है, पॉजिटिव, ये फिर से क्या होगा, पॉजिटिव, और ये फिर से क्या होगा, नेगेटिव। P पॉजिटिव है, नेगेटिव, यानी कि फिर से करंट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसने किया क्या, अच्छा इसका पहली बात तो हाफ वेव नाम क्यों है, ये पूरी वेव एक ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, ये केवल आउटपुट में हाफ वेव देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। दूसरी चीज़, कोई पूछे कि क्या इसने AC को DC में कन्वर्ट किया, तो बोलेंगे नहीं, आधा काम किया। देखिए करंट की वैल्यू टाइम के साथ अभी भी चेंज हो रही है, पूछिए कैसे। टाइम 0 है, करंट कितनी है, 0। टाइम यहाँ पहुँचा तो करंट भी यहाँ पहुँच गई, टाइम यहाँ पहुँचा तो करंट यहाँ पहुँच गई, फिर टाइम यहाँ पहुँचा करंट घट गई, टाइम यहाँ पहुँचा फिर 0, फिर 0 की 0 फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज अभी भी हो रही है, लेकिन अब करंट एक ही डायरेक्शन में फॉलो कर रही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो इसको जो है, इस डायोड को हम लोग ये बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। क्या बोलते हैं, यूनी का मतलब एक, जो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराए, वो क्या है, डायोड। तो डायोड इज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको क्या मिल रहा है, हाफ वेव मिल रही है, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड बायस में रहता है तो करंट देता है, रिवर्स बायस में नहीं देता, फॉरवर्ड देता है। एक बार फॉरवर्ड रहेगा, एक बार क्या रहेगा, रिवर्स। क्लियर है, चलिए। अब देखिए, अगर इसको हम बना लेते हैं,
अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। इनपुट सिग्नल वैसे ही रहना है। सर्किट में क्या होगा, एक डायोड और लग जाएगा, इसका नाम क्या है D1 और इसका नाम क्या है D2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इनपुट आया ये, ठीक है, इसके लिए ए क्या है पॉजिटिव, बी क्या है नेगेटिव। तो जरा ये डायोड D1 को देखिए, इस डायोड D1 का जो पी टाइप है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और जो एन टाइप है वो किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो यानी कि इसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, करंट ये फ्लो कर गई। लेकिन दूसरा डायोड भी, उसको भी देखना क्या है जरूरी है, इसका पी किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, और एन किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। ये रिवर्स बायस में इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, तो D1 की वजह से यहाँ करंट फ्लो करेगी। अब जब पोलरिटी चेंज होगी, नेगेटिव लिए आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये T जुड़ा है नेगेटिव से और ये N जुड़ा है पॉजिटिव से, यानी कि ये किस में, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगी। जरा इसको देखो, इसका P जुड़ा है पॉजिटिव से और N जुड़ा है नेगेटिव से, ये किस में, फॉरवर्ड बायस में। अब इसकी वजह से भी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक, आ जाइए इस वाले में, फिर से ये क्या होगा पॉजिटिव और फिर से ये क्या होगा नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, करंट फिर से मिल जाएगी। इसके बाद फिर सीधर चलेगा D1 D2 D1 D2 चलता चला जाएगा। अब इस बार देखिए पूरी की पूरी वेव मिल रही है, 0 से T/2 की भी और T/2 से T की भी, इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है डिवाइस वो है LED।
देखिए एलईडी क्या होता है, ये भी एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनाया जाता, ठीक है। ये मिक्सचर से बनता है, जैसे आपका हो गया गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, मेड अप ऑफ कौन सा मटेरियल लेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस लाइट की एलईडी आपको चाहिए, किस कलर की एलईडी चाहिए। जैसे कि आपको देता है रेड, इस तरह इनका भी किसी का ग्रीन, किसी का येलो। इसकी एक और ख़ास बात है, यूज्ड ओनली इन फॉरवर्ड बायस। इसको किस में यूज करते हैं? केवल फॉरवर्ड बायस में। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको चाहिए क्या, लाइट चाहिए। डायोड करंट कब देता है? फॉरवर्ड बायस में। सीधे सी बात यूज करेंगे फॉरवर्ड बायस में। अब देखो इसमें सब कुछ वही होना है जो पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस में हुआ है। एक डिफरेंस है केवल इसका मटेरियल का और उसी मटेरियल की डिफरेंस की वजह से आपको लाइट मिलेगी। कैसे मिलेगी देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, होल्स है। फॉरवर्ड बायस में थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। देख चुके हैं सब लोग। टूटने के बाद की पोजीशन देख लेते हैं जरा। और ये यहाँ पे इस तरह बैटरी लगी हुई है। अब ये जो बैटरी है, ठीक है ना, ये क्या हो चुकी है, टूट चुकी है ये। अब आसानी से ये यहाँ वहाँ जा सकते हैं। यही चीज़ किस में हुई थी, आपके नॉर्मल पीएन जंक्शन में भी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल सब हैं। ये पॉजिटिव क्या करेगा, होल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इनको कहाँ भेजेगा, उस तरफ। ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, इस तरफ। मतलब होल्स किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, निगेटिव की तरफ, मतलब इस तरफ पॉजिटिव की तरफ। भाई पॉजिटिव वाला पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, और निगेटिव वाला निगेटिव को रिपेल। या ये कह लें कि निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ बुलाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को अपनी तरफ बुलाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, होल्स जाएंगे यहाँ। जब ये रास्ते में जा रहे होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। अब देखिए जरा, ये बंद बना हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ी थी, तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। आपने इसको क्या सप्लाई की, एनर्जी। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होकर पहुँच गया और यहाँ क्या आ गया, ठीक है ना। तो जिस तरह बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसी तरह अगर बॉन्ड बन जाए तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बात क्लियर है। तो जब ये रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब देखो रिकॉम्बिनेशन शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी तो कर सकते थे, कंबाइन कर गए। लेकिन रिकॉम्बिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार ये कंबाइन यहाँ पहले ही कर चुके थे। एक बार कॉम्बिनेशन इनका पहले ही हो चुका था, उसके बाद आपने इनको तोड़ा और तोड़ने के बाद ये दोबारा क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। तो इसलिए क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो जब ये रिकम्बाइन करते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वही एनर्जी आपको लाइट के रूप में क्या मिलती है, बाहर मिल जाती है, जिसको आप यूज़ कर लेते हैं। अब देखो बात ये आती है, क्या पीएन जंक्शन जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था सिलिकॉन जर्मेनियम का, वहाँ पर भी तो यही होता होगा। तो बिल्कुल होता है, वहाँ पर भी यही होगा। बॉन्ड टूटेंगे, ये जाएंगे क्या करेंगे, रिकम्बाइन।
लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम का जब डायोड बना होता है उसमें जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी निकलती है बॉन्ड के बदलने से वो सब हीट में वेस्ट हो जाती है। वो सब हीट में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। जब आप इन मटेरियल से बनाते हैं तो जो एनर्जी निकलती है वो वेस्ट नहीं होती है, वो आपको लाइट के रूप में मिल जाती है। भाई लाइट क्या एनर्जी तो है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम के डायोड में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, किसमें, हीट में। लेकिन यहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो एनर्जी को किसमें मिलती है, लाइट के फॉर्म में। क्या नाम हो गया इसका, लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसा डायोड जो क्या इमिट करे, लाइट इमिट करे। कब, जब फॉरवर्ड बायस पे लगा हुआ है। ठीक है, इसमें जितना बड़ा है उतना लिख लीजिए, फिर 2 लाइन और लिख लेंगे। देखिए when PN junction diode made up of लिख लीजिए ग्रुप के नाम वैलियम आर्सेनाइड, वैलियम फॉस्फाइड is connected in forward bias then when it emits light of visible wavelength, light of visible wavelength, मतलब जो ये लाइट इमिट कर रहा है वो कैसी विजिबल है, मतलब दिख रही है, ऐसा नहीं कि कोई यूवी या इंफ्रारेड कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका लाइट इमिटिंग डायोड। अब इसका जस्ट अपोजिट है एक फोटो डायोड।
ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। अब देखिए जो फोटो डायोड है आपका, ये हमेशा किस में यूज होगा? रिवर्स बायस में। इसको आप नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो डायोड करता क्या है? जब इस पर आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इसमें करंट फ्लो करती है। अब देखिए रिवर्स बायस में आप जानते हैं कि करंट फ्लो करती नहीं है, ये डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जा नहीं पा रहे हैं तो करंट नहीं फ्लो कर रही है। अब आपको इसके जंक्शन पर, कहाँ पर? जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट करानी है। लाइट इंसिडेंट कराने का मतलब क्या होता है? एनर्जी देना। एनर्जी लाइट है, लाइट भी क्या है? एनर्जी। जब इनको एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड क्या होंगे? टूटेंगे। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल निकलेगा। भाई ये बॉन्ड कब बना था? जब इलेक्ट्रॉन होल मिल गए थे। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन होल, ये टूटेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन होल, इससे भी इलेक्ट्रॉन होल, तो ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन होल के पेयर। अब वो बॉन्ड से टूट गए हैं तो क्या है? वो फ्री। जब वो फ्री है तो क्या करेंगे? मूव। और जब वो मूव होंगे तो क्या मिलेगी? करंट। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको बॉन्ड ही तोड़ने थे तो हम फॉरवर्ड बायस में तोड़ लेते। भाई डिप्लेशन लेयर तो फॉरवर्ड बायस में बन जाती, फॉरवर्ड बायस में तोड़ लेते, ठीक है ना। जैसे अभी टूट गए थे, उसके बाद जब वो टूट जाते तो आराम से वो फ्लो करने लगते, और जब फ्लो करने लगते तो करंट निकल जाता। लेकिन एक दिक्कत है, अगर ये फॉरवर्ड बायस लगा होता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस होता और ये टूट गए होते तो फॉरवर्ड बायस होल्स को इधर भेजता, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता। ये रास्ते में फिर से क्या कर लेते? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन से क्या निकालते हैं? एनर्जी। क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम है, हीट हो जाता, कोई मतलब नहीं है। रिवर्स बायस में यूज करने का इसका फ़ायदा ये है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स बनेंगे तो अब ये रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप इनके रास्ते अलग कर दिए। कैसे? ये निगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव चार्ज होगा सबको इधर ले आएगा, और जो ये पॉजिटिव है सब निगेटिव उधर ले जाएगा। तो पॉजिटिव जा रहे हैं इधर, निगेटिव जा रहे हैं इधर, तो मिलने का सवाल ही नहीं है। पहले दोनों कहाँ जा रहे थे? इस तरह। अब दोनों कहाँ जा रहे हैं? इस तरह। तो रिवर्स बायस में यूज केवल और केवल इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन और होल्स वापस से रिकम्बाइन ना कर पाए, ठीक है ना। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होल कई सारे इकट्ठा है, सबको एक तरफ, जितने पॉजिटिव है सबको इस तरफ, जितने निगेटिव सबको उस तरफ। अब रास्ते में वो आमने सामने नहीं टकरा रहे हैं कि क्या कर ले? रिकॉम्बिनेशन। इकट्ठा थे, आधे इधर आधे इधर, पॉजिटिव इधर ले गया, निगेटिव इधर ले गया। अब ये रिकम्बाइन नहीं करेंगे, और जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे तब क्या मिल जाएगी आपको? करंट। तो फोटो डायोड एक ऐसा डायोड है जिसके जंक्शन पर क्यों लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं? क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो बनी है वो कहाँ बनी है? जंक्शन पर बनी है। भाई बॉन्ड तो जंक्शन पर ही है ना, हमें बॉन्ड ही तो ब्रेक करने हैं। जंक्शन पर लाइट अपने आप से इंसिडेंट कराई, बॉन्ड टूट गए, रिवर्स बायस लगा है, सब होल्स एक तरफ, सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ, आराम से क्या मिल जाएगी? करंट। वापस से रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। हो गया। आज से आपका सिलेबस क्या होता है? खत्म हो रहा है, क्लासेस खत्म है। फॉर्म भरे हो पेपर का?
बायो लिए हो कि मैथ? IIT का भरे हो? अभी क्यों? गर्ल्स में है ना, अच्छा, 12th में गए हो। ठीक है, आप ये भी भरोगे। तुम NTA वाले हो, है ना? नीट करा लें, किसका ले हो? नीट बायो से पढ़े हो क्या? नीट NTA दोनों जगह है। आपका एग्ज़ाम है कब है? कहाँ गया सेंटर? एडमिट कार्ड नहीं आया? तैयारी चल रही है? उम्मीद है हो जाना चाहिए। नीट तो बहुत टफ नहीं रहता है, सही डायरेक्शन में प्रयास करेंगे। मेन फैक्टर बायो है, बायो के क्वेश्चन क्या रहते हैं बहुत ज़्यादा, जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के उतना अकेले बायो के सबसे मजबूत क्या है? बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में सबसे क्या है? फिजिक्स। पहले बायो अटेम्प्ट करिएगा, फिर केमिस्ट्री और फिर लास्ट में फिजिक्स। केमिस्ट्री दिखा देखिए आसान है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या रहता है? आसान रहता है, उसका दायरा बहुत लिमिटेड है। उसका दायरा क्या है? बहुत लिमिटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई यहाँ वहाँ नहीं कर सकता। फिजिक्स वगैरह ऐसे पढ़ते हैं कि उनको बहुत दाएँ बाएँ हो सकता है। 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला दो तो पसीने छूट जाएँ सवाल करने के। केमिस्ट्री वगैरह में ऐसा नहीं है, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है। ठीक है, चलिए पढ़िए, देखते हैं दोबारा एग्ज़ाम हो, दोबारा पढ़ देना फिर से। ठीक है, दोबारा जो क्लास करने को मौका मिल जाएगा। इस बार तो जल्दी में चला है, इसलिए सही से चला भी नहीं है। अब इस बार जब होगा तो मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सही तरीके से काम करेगा।